अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, 27 मार्च बलोच हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है जब पाकिस्तान ने बलोचिस्तान पे हमला करके बलोचिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था। अजीज दोस्तों, अक्सर मुझे मेरे दोस्त मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और उस वक्त के हालात के बारे में कुछ प्रोग्राम करूं। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमदर्द हैं, डॉक्टर नसीर दश्ती। डॉक्टर नसीर दश्ती बलोचिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल के करता धरता हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं। साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स पे उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, जिसमें टीयर्स ऑफ सिंधु, सिंधी नेशनल स्ट्रगल इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट 2018 में आई, द बलोच कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान एंड पाकिस्तान, एस्पेक्ट्स ऑफ ए नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल 2017 में आई, द बलोच एंड बलोचिस्तान ए हिस्टोरिकल अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फॉल ऑफ बलोच स्टेट 2012 में आई, द वॉइस ऑफ रीज़न 2008 में आई और इन ए बलोच पर्सपेक्टिव 2008 में आई। काफ़ी लिखते हैं, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर देते हैं और एक वेरी लर्नेड साथ दोस्त हैं, बलोच दोस्त हैं हमारे। उन्होंने अभी परसों एक आर्टिकल लिखा है, वो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए कि इसमें पूरी ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री कि किस तरह मुस्लिम स्टेट बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये सब इसमें मौजूद है। वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखें, ये लिखते हैं, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ वो नसीर दश्ती साहब का ये आर्टिकल है। आप उनकी वेबसाइट पे भी उसको पढ़ सकते हैं और हमारी जो एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम की वेबसाइट है उस पर भी पढ़ सकते हैं। द फॉल ऑफ बलोचिस्तान स्टेट इन 1948, ये एक्चुअली पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था उसका एक हिस्सा था और ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो दुनिया की, इसमें एक अजीब सा वाक़या है। ये हमें बताता है कि ग्रेट पावर्स जो हैं ना, वो किस तरह इंसानियत का नुकसान करती हैं और जो कि आगे कई सालों तक इंसानियत को नुकसान पहुंचाती हैं इनके इस मकसद से। और यही इनका मकसद था, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और फिर इसके बाद बलोचिस्तान जो आज़ाद हो चुका था उसको पाकिस्तान में डालना। देखें, 19वीं सेंचुरी में जब रशिया में ज़ार की हुकूमत थी और रशिया सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहा था, तो इंग्लैंड को ये फ़िक्र खा गई कि कहीं वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनियल स्टेट है जो ब्रिटिश इंडिया, उस पर कब्ज़ा ना कर ले। उसको रोकने के लिए ये कोशिशें उस ज़माने से शुरू कर दी। अफ़गानिस्तान, पर्शिया आज़ाद थे उस वक्त, लेकिन इनको डर ये था ब्रिटिश को कि सोवियत, उस वक्त सोवियत नहीं था, उस वक्त रशिया था, वो कहीं इनके ऊपर अफ़गानिस्तान और ईरान पे कब्ज़ा करके इंग्लैंड को कमज़ोर कर दे। क्योंकि आप ये देखें कि तुर्की के बाद से पूरा एशिया ब्रिटिश के पास था, बर्मा तक। बीच में खाली अफ़गानिस्तान और ईरान आज़ाद देश थे। अब अगर उन आज़ाद देशों पे रशिया आके बैठ जाता तो ब्रिटिश के लिए बड़ा मसला हो जाता, इनकी पूरी एम्पायर ख़तरे में पड़ सकती थी। तो इसलिए ये इन्होंने इस्लाम को यूज़ करना शुरू किया। इससे पहले इस्लाम कहीं यूज़ नहीं होता था और कोई उम्मा का चक्कर नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने फिर ये उम्मा का ड्रामा रचाया और एक तरफ मिडिल ईस्ट में और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया में इस्लाम को यूज़ किया गया। अब ज़ार की हुकूमत ख़त्म होती है रशिया में और सोवियत यूनियन आता है, एक कम्युनिस्ट कंट्री, और चाइना में माओ ज़ेतुंग कम्युनिज़म लेके आता है।
अब ये ज़ार के रशिया से बड़ा ख़तरा हो गया था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, वो कम्युनिस्ट माइंड सेट की है, और अगर कल को ब्रिटिश जाते हैं तो इंडिया सोवियत ब्लॉक में या कम्युनिस्ट ब्लॉक में चला जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था अर्ली 19th सेंचुरी में कि हमें इंडिया को जब भी जाना है डिवाइड करके जाना है, और डिवाइड करने का आसान फार्मूला ये था कि इस्लाम को यूज़ किया जाए। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जब 1857 की गदर हुई थी, और 1857 में जब जंग आज़ादी हुई थी भारत में, उसमें उन्होंने देख लिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलके ब्रिटिश से लड़े थे। तो उन्होंने उधर ही फैसला कर लिया कि इनको डिवाइड करना है, और उसके लिए इस्लाम नाम का एक सिक्का उछाला गया, और इस्लाम को पॉलिटिकल गेंस के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे खुलेआम इस्तेमाल किया, और इसके लिए इन्होंने मुस्लिम लीडर्स को ख़रीदना शुरू कर दिया, और वो मुस्लिम लीडर्स ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाते गए। 1947 में पाकिस्तान जल्दबाजी में दुनिया के नक्शे पे लाया गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा था, लेकिन इसकी बुनियाद 1857 में ही पड़ गई थी, और 1857 के गदर के बाद इन्होंने इंडिया में मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग रास्ते पे चलाना शुरू किया, और इसके लिए मुसलमानों के लिए इन्होंने 1888 में अपने एक रिटायर्ड क्लर्क सर सैयद अहमद ख़ान को ये टास्क दिया, और उसको पैसे दिए कि तुम यहाँ पे मुसलमानों को इंडिया में अलग कौम के तौर पे वो प्रमोट करो, और मुसलमानों के जहनों में डाल दो कि हम और हिंदू अलग अलग कौमें हैं और हम अलग ही रहेंगे। और इसके लिए सैयद अहमद को सर का भी खिताब दिया गया, और उसको पैसे दिए गए। उसने एक अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल भी बनाया, और इस तरह ब्रिटिश एम्पायर की विशेस पे उसने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करना शुरू कर दिया। और इस तरह इसके बाद इन्होंने 1906 में एक अलग मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वरना इससे पहले कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होते थे, लेकिन और जिन्ना भी कांग्रेस के मेंबर थे। लेकिन इन्होंने एक मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, जो कि अलग पाकिस्तान की बुनियाद वहाँ से पड़ गई थी, और वहीं से एक तरह से एक अलग मुस्लिम देश की बातें शुरू हो गई थीं। मुख्तलिफ रिलीजियस स्कूल यानी मदरसे वगैरह कायम किए गए, और इनके लीडर्स ब्रिटिश लॉयल होते थे, ब्रिटिश वफादार होते थे, और इंडियन स्टेटहुड के डिवीज़न की तरफ वहाँ से रास्ता शुरू होता है। ब्रिटिश इंडिया में इस्लाम को एक पॉलिटिकल टूल की तरफ यूज़ किया गया, और ये इससे पहले सेंट्रल एशिया में 19th सेंचुरी में ज़ार के रशिया के ख़िलाफ़ इस तरह से यूज़ किया था। और सेंट्रल एशिया में खानेत होती थी जो चंगेज़ खान के ज़माने से चली आ रही थी, वो मुख्तलिफ़ खानेत को इन्होंने इंकरेज किया कि वो सोवियत इन्फ्लुएंस के ख़िलाफ़ चढ़ें। और इस तरह सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया यानी इंडिया और मिडल ईस्ट, ये 3 जगहों पे इस्लाम को प्रोमोट किया गया, और पैन इस्लामिक मूवमेंट चलाई गई, और एक इस्लामिक उम्मा। अब ये उम्मा का लफ्ज़ है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने बाद में ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब खलीफाए राशिदीन आए 4, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तो उन्होंने उम्मा का लफ्ज़ यूज़ करना शुरू किया मुसलमानों के यूनिटी के लिए। और ये टाइम टू टाइम मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मा का लफ्ज़ यूज़ किया गया, लेकिन फिर बाद में कई 100 साल तक ये उम्मा किसी को याद नहीं था। ये 19th सेंचुरी में वहाबियों ने यूज़ किया, और फिर ये इंडिया में यूज़ करना शुरू किया गया। और उम्मा के चक्कर में तुर्की और इजिप्ट और इंडिया से
मुख्तलिफ लोग हायर किए गए मुसलमान, और इनको मुख्तलिफ मुल्कों में इस्लाम का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ाया गया, पॉलिटिकल इस्लाम को। उस सिलसिले में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हायर किया गया था उसका नाम था जमालुद्दीन अफ़गानी। ये शायद काबुल में पैदा हुआ था या फिर असदाबाद में 1839 में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आदमी का बेटा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था अफ़गानिस्तान में। और इसके बारे में ये भी कंफर्म नहीं है कि वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता था। कोई कहता है यहूदी था, कोई कहता है शिया था, लेकिन इसने उम्मा का चूरन बेचना शुरू किया। अफ़गानी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाने में जमालुद्दीन अफ़गानी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। थोड़ा आपको जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में बता दिया जाए कि ब्रिटिश एक्सपर्ट है ना जो, वो विल्फ्रेड स्केवन ब्लंट और एडवर्ड जी ब्राउन, इन्होंने अफ़गानी जो जमालुद्दीन अफ़गानी को मुख्तलिफ असाइनमेंट दिए और मुख्तलिफ जगहों पे इसको अपॉइंट किया, और तुर्की ईरान में ब्रिटिश स्कीम को यह आगे बढ़ाता रहा। अफ़गानी की हम डिटेल में बहुत लंबी नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना है कि यह 1866 में अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। इसको बाद में निकाल दिया गया। 1869 में ये टू नेशन थ्योरी के लिए ब्रिटिश इंडिया में आया, वहाँ से भी वो नाकाम गया। फिर 1870 में इसने सर सैयद अहमद ख़ान के साथ मिलकर इंडिया में बहुत कोशिश की अपने कदम जमाने की, लेकिन वही चौधराहट की बात थी। सर सैयद अहमद ने कहा कि अगर ये यहाँ पे कामयाब हो गया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो इनका झगड़ा हुआ तो ब्रिटिश ने इसको निकाल के तुर्की भेज दिया, तुर्की से ये कैरो गया। इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में ये ब्रिटिश इंडिया की लिए काम करता रहा। 1879 में ये अफ़गानिस्तान में भी गया और फिर इसको पेरिस भेज दिया गया। पेरिस में भी ये रहा और इजिप्ट में भी ये रहा और मुख्तलिफ मुल्कों में ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करता रहा। हम अपना ज़ोर इंडिया की तरफ ही रखेंगे। सिर्फ इतना बता दूं कि ये जमालुद्दीन अफ़गानी है ना, वो मुस्लिम ब्रदरहुड उसी के जो कारिंदे थे ना जिनको ये हायर करता था, उसी में से एक ने मुस्लिम ब्रदरहुड बनाई थी जो आज इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम से मशहूर है। जमात इस्लामी भी इसी की आइडियोलॉजी पे, इसी के फॉलोअर्स में से बनी है। ये इस आदमी का कारनामा था। अफ़गानी ने बड़ा मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया, लेकिन हम वापस इंडिया की तरफ आते हैं। और इसका ब्रिटिश इंडिया का जो इंडिया को मुस्लिम एंड हिंदू में डिवाइड करने का काम इन सारे पीरियड्स में चलता रहा। मुस्लिम लीग जो बनाई गई ना भारत में, उसमें ब्रिटेन के वफादार मुसलमान नवाबों और जासूसों को भरा गया था और ये बाकायदा पैरोल पे थे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और सोवियत यूनियन जब बना और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, चाइना आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, मतलब डिवाइड हुआ, तो इनको ये ख़तरा था कि एक इंडिया आज़ाद होगा तो एक मजबूत कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ब्लॉक सोवियत, चाइना और इंडिया का बन जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें इस इलाके में अपने वफादारों की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे पेट्रोल निकल आया, तो इन्होंने कहा कि ये पेट्रोल जो है ना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन आज भी सी से समंदर से होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए अगर कोई उस इलाके में पूरे रीजन में वाइटल पोर्ट है वो कराची है, और वो उनको अपने कंट्रोल में चाहिए थी। इनको पता था कि एक बार इंडिया आज़ाद हो गया तो इंडिया हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर सपोर्ट बढ़ानी शुरू की। लेकिन मसला ये हुआ कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग वो रिज़ल्ट ना ला सकी जो इनको चाहिए था।
इसी दौरान 1937 के फ़ौरन 2-3 साल बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गई। इंग्लैंड वहाँ पे बिज़ी हो गया। अब इंग्लैंड को पता था कि हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा एनी टाइम, तो इन्होंने जल्दबाजी में मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए जैसे बंगाल का डिवीज़न किया, पंजाब का डिवीज़न किया, हर चीज़ इस तरह से की कि इंडिया में मुसलमानों को इन हिंदुओं से बिल्कुल अलग दिखाया जाए और इनके जहनों में डाला जाए कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और जल्दबाजी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने 1940 में कैरो में सर सिकंदर हयात खान, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मीटिंग की और उनको कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को आप ब्रिटिश एम्पायर का वफादार रखेंगे, हमें उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि इंडिया में मुसलमान अलग कंट्री एक बनाया जाए। अब उससे पहले यूनियनिस्ट पार्टी का ये था सिकंदर हयात खान, टिवाना जिनको नाम कहते हैं। टिवाना मतलब 2 आना, 2 आनाज। अंग्रेज़ जिनको 2 आना रिश्वत देते थे या अपनी वफादारी की कीमत देते थे, उनका नाम टिवाना पड़ गया था। खिज़र हयात की टिवाना यूनियनिस्ट पार्टी का पंजाब में चीफ मिनिस्टर था, लेकिन बाद में उसने विंस्टन चर्चिल के साथ मिलने के बाद मुस्लिम लीग के साथ पंजाब की भी आज़ादी की बात की, मतलब पाकिस्तान की आज़ादी की बात की। और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम एक आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश का सबसे वफादार घोड़ा था, वो मोहम्मद अली जिन्ना था, और जिसको ये बहुत ज़्यादा पैसा भी देते थे इसके लिए। और उसको ये टास्क दिया गया। लॉर्ड, मैं चश्मे पहन लूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। लॉर्ड ज़ेटलैंड ने मुस्लिम कन्वेंशन लाहौर के लिए 1940 में खुद एक रेजोल्यूशन बना के दिया, जिसको ये करारदाद पाकिस्तान कहते हैं ना। और इन्हीं का एक एजेंट चौधरी खलीकुज़्ज़मा लंदन में लॉर्ड ज़ेटलैंड से मिला और लाहौर के मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन के लिए, वो रेजोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बनाई गई थी, अंग्रेज़ का पाकिस्तान बनाने के लिए एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटिश आर्मी को लिखा था। उसमें 5 पॉइंट थे कि हमारे लिए कराची और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और कराची पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैन पावर मुस्लिम हमें मिल जाएगी, इसलिए हमें वहाँ पे पाकिस्तान बनाना है उस रीजन में। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। दूसरा पॉइंट ये था कि हम अफ़गानिस्तान पे वहाँ से नज़र रख सकेंगे और अफ़गानिस्तान को रशियन ब्लॉक में जाने से रोकेंगे। और आपने देखा 1979 में यही हुआ कि सोवियत यूनियन जब आर्मी आई तो पाकिस्तान से ही पूरी वो जंग लड़ी गई। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। नंबर 3 पे था कि हमारी पोजीशन मुस्लिम वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग होगी और हम पाकिस्तान के बनाने से और पाकिस्तान की मदद से मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकेंगे। और हमारी पाकिस्तान के साथ हमारे जो लिंक्स होंगे उसको हम इंडिया पे भी कंट्रोल कर सकेंगे। और इन केस इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इन पाकिस्तान की मदद करेंगे। अदरवाइज़ अगर इंडिया ने हमला नहीं किया तो सब खैर है। और जो बॉर्डर होगा वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं फ्रंटियर में भी, मतलब KPK में भी और बलूचिस्तान में, वो हमारे लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी होगी। लॉर्ड माउंट बेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इसने एक अनसाइंड मेमोरेंडम में ब्रिटिश व्यू पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि इंडस वैली, वेस्टर्न पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट,
ये वाइटल स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं हमारे लिए डिफेंस के ऑल इम्पोर्टेंट मुस्लिम बेल्ट में। द ऑयल सप्लाई जो है मिडिल ईस्ट की, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। अगर आप इस पूरे रीजन पे नज़र डालेंगे तो सोवियत एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बहुत ज़रूरी हैं और उसमें पाकिस्तान अगर इनके बीच में होगा तो वो हमारे लिए आसानी होगी। कराची के पोर्ट सोवियत यूनियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पूरे रीजन की ये इम्पोर्टेंट पोर्ट है और कराची की पोर्ट से आप अरबियन मिडल ईस्ट से पेट्रोल की सप्लाई को रोक सकते हैं और रशियन एयरफ्लीट्स को उसके लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इसलिए पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने डिफेंस के लिए अगर कोई सबसे ज़रूरी जगह समझते हैं तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक की स्टोन है स्ट्रेटेजिक आर्क ऑफ द वाइड एंड वल्नरेबल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन में। 3 जून 1947 लुई माउंटबेटन द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया जाएगा। इतनी जल्दी ये पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कराया गया और पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया। सिंध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो कि आज KPK है वो पाकिस्तान में डाले गए और एक रेफरेंडम कंट्रोवर्शियल करा के ब्रिटिश बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में डाला गया। अल्लाह का करिश्मा और ब्रिटेन का बनाया हुआ पाकिस्तान स्टेट वजूद में आ गया। जितनी तेज़ी से पाकिस्तान स्टेट को क्रिएट किया गया था, ये मैनकाइंड हिस्ट्री में इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। 1940 का रेजोल्यूशन पास होता है, इसके 6 साल बाद कंट्री भी बन जाता है और ये मैनकाइंड हिस्ट्री का यूनिक पॉलिटिकल साइंस है कि एक ऐसा कंट्री पैदा किया गया जिसके अंदर कोई उस कंट्री को बनाने के लिए मूवमेंट नहीं थी। यानी NWFP में नहीं थी, बलूचिस्तान में नहीं थी, पंजाब में नहीं थी और सिंध में भी कहीं कोई आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, वहाँ पाकिस्तान की मूवमेंट आपको मिलेगी UP में, CP में, बिहार में, लेकिन इधर कहीं आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई एक खून का कतरा उधर बहा नहीं था। इसके अलावा ये इसलिए भी इंडिपेंडेंट कंट्री दुनिया में यूनिक था कि इस आज़ाद होने वाले कंट्री में जो पहले रूलर थे ना, शुरू में जो पूरी रूलिंग एलिट थी ना, वो उस मुल्क की थी ही नहीं। वो सब इंडिया से हिजरत करके आए थे, जिन्ना भी, लियाकत अली खान भी और जितने भी थे। तो ये भी मैनकाइंड हिस्ट्री में पहली बार हुआ। इसके अलावा ये इसलिए भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इस मुल्क में वो ज़बान लागू की गई जो उस मुल्क में कोई भी नहीं बोलता था, किसी की वो ज़बान नहीं थी, वो इम्पोर्टेड ज़बान भी उधर लागू की गई। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो इस इलाके में डाले गए थे वो पाकिस्तान के बनाने से खुश नहीं थे। पख्तून सबको पता है, बादशाह खान अफ़गानिस्तान के साथ मर्जर चाहते थे या इंडिया के साथ मर्जर चाहते थे, लेकिन इनके साथ नहीं जाना चाहते थे। बलोच भी नहीं जाना चाहते थे। सिंध का भी एक कंट्रोवर्शियल केस है, सिंधी, कॉमन सिंधी नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी पाकिस्तान की, इसलिए इन्होंने ये स्टेट बनाई जो कि इनकी सैटेलाइट स्टेट बन गई। अब एक क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर एक इस्लामिक स्टेट बनाती है। क्यों बनाती है? सीधी सी समझ में आती है कि उनकी ज़रूरत थी। इंडिया को डिवाइड करना ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पावर की ज़रूरत थी और ये सब चीज़ें थीं। अब बलोच स्टेट की तरफ आते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड करने की बात हुई जून 1947 में, तो बलोच स्टेट खानेत ऑफ कल्लात ने एक इंडिपेंडेंस शुरू की और इन्होंने कहा कि हमारी उस वक्त है ना
दो बलोच थे गवर्नमेंट्स। एक थी खान ऑफ कल्लात की स्टेट। खान ऑफ कल्लात है ना, उसकी स्टेट आज़ाद थी, उसके एग्रीमेंट्स थे अंग्रेज़ों के साथ लेकिन आज़ाद थी। और एक इन्होंने बनाया था ब्रिटिश बलोचिस्तान, इंडियन बलोचिस्तान। और इसमें सॉरी ब्रिटिश बलोचिस्तान, ये ब्रिटिश बलोचिस्तान पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया का था। और इसमें काफ़ी इलाके खान ऑफ कल्लात से लीज पे लिए गए थे। तो खान ऑफ कल्लात ने जून 47 में ब्रिटिश से ये कहा कि अब आपने जो लीज इलाके लिए थे तो अब आप जा रहे हैं तो वो ज़ाहिर है हमारे पास ही वापस आएंगे, और आपका हमारा एक एग्रीमेंट है कि हम आज़ाद रियासत रहेंगे, तो अब हम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं। तो बलोचों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और इसके लिए कुछ लॉयर्स भी हायर किए थे जो ब्रिटिश के कोर्ट में ये आज़ादी को पेश कर सकें। और 12 अगस्त 1947 को बलोच स्टेट ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और दो पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सेनेट और पार्लियामेंट के इलेक्शन भी करा दिए। लेकिन ये आज़ादी कुछ महीनों की रही और पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ तो ज़ाहिर है ब्रिटिश पूरे इंडिया से जा रहा था तो बलूचिस्तान से भी जा रहा था। तो जो बलूचिस्तान ब्रिटिश कंट्रोल में डिवाइड किया गया था खानेत ऑफ कल्लात और ब्रिटिश बलूचिस्तान में, ब्रिटिश बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान से लिए गए कुछ एरियाज़ थे 1888 में, और कुछ एरिया खानेत ऑफ कल्लात से लीज पे लिए गए थे जिसमें कोयटा, मरी, बगटी एजेंसी, सिब्बी एजेंसी, चागी, ये खान ऑफ कल्लात से लीज पे लिए थे मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स में 1883, 1899 और 1903 में। डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान भी बलूचिस्तान के रीजन थे लेकिन वो ज़बरदस्ती ब्रिटिश ने पंजाब में डाल दिए थे। ब्रिटिश बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, गवर्नर जनरल के अंडर में आता था, जबकि खानेत ऑफ कल्लात एक इंडिपेंडेंट कंट्री था जो ब्रिटिश के साथ वफादार था एक तरह से। 1930s में बलोच स्टेट ने अपनी आज़ादी की जंग करनी शुरू कर दी और उनको याद दिलाते रहे कि 1839 में आपने हमसे एक एग्रीमेंट किया था कि आप हमारी आज़ादी को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डाला गया तो इसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान को इंडिया का हिस्सा बना दिया और इससे एक कॉन्फिडेंस जो बलोचों और ब्रिटिश के दरमियान थी वो शटर हुआ। और 1876 की जो ब्रिटिश की ट्रीटी थी खान ऑफ कल्लात के साथ उसकी वायोलेशन थी। इसके लिए खान ऑफ कल्लात ने वायसराय लॉर्ड लेटन के साथ जैकबाबाद 1876 में इसकी बातचीत भी की और बहुत कोशिश की कि ये मामला सुधर जाएं, लेकिन ब्रिटिश का मकसद था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में डालना है, इसलिए वो उसमें एक कंस्पायरेसी करते रहे और मामला सेटल नहीं हुआ। इसके लिए ब्रिटेन के जो सबसे वफादार घोड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना, उसको भी खान ऑफ कल्लात ने बहुत ज़्यादा पैसे दे के हायर किया कि वो ब्रिटिश कोर्ट्स में खान ऑफ कल्लात का केस लड़ सके। लेकिन यही मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना और उसी ने बलोचों के ऊपर हमला करके बलूचिस्तान का कब्ज़ा कर लिया। इसमें हम ये बताएं कि ब्रिटिश इंडिपेंडेंस इंडियन एक्ट जो था उसका जब हुआ तो खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान ने 1939 में एक जरगा बुलाया जिसमें सारे बलोच कबीलों के सरदारों को बुलाया गया और उसमें बात हुई और इसमें यह तय हुआ कि हम अपनी एक कैबिनेट बनाएंगे, 12 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होंगे जिसका एक वज़ीर आज़म होगा और हम अपना एक आज़ाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट बनाना शुरू करते हैं, जिससे ब्रिटिश बहुत नाराज़ हुआ खान ऑफ कल्लात से। और 3 मेंबर कैबिनेट मिशन लंदन से 1946 में आया इंडिया के पावर ट्रांसफ़र के लिए। तो खान ऑफ कल्लात ने डायरेक्टली उस कैबिनेट मिशन के सामने अपना मेमोरेंडम रखा जिसमें उन्होंने कहा कि कल्लात
एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है और इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ मुआहदों के साथ, कुछ एग्रीमेंट्स के ज़रिए, ट्रीटीज़ के ज़रिए ताल्लुकात हैं। खल्लात इंडिया का स्टेट नहीं है, इसके ताल्लुकात इंडिया के साथ एक अलग देश की तर्ज पे हैं। 1876 में कल्लात गवर्नमेंट का आपके साथ एग्रीमेंट था कि आप अगर इंडिया छोड़ के जाएंगे तो हम आज़ाद देश बनेंगे। ये सारे रीजन जो हमने आपको मुख्तलिफ ट्रीटी के ज़रिए दिए हैं, ये हमारी आज़ाद कल्लात स्टेट में शामिल होंगे और ब्रिटिश सॉवरेंटी इन एग्रीमेंटों में इन चीज़ों की गारंटी देगी। ये सब उनके सामने रखे गए। 11 अप्रैल 1946 को खान ऑफ कल्लात ने इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड वेवल के साथ मीटिंग में अपनी पोजीशन बताई कि आप जब विड्रॉ करेंगे इंडिया से और पार्टीशन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में तो हमारा अलग गवर्नमेंट होगी। जब 3 जून 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देशों का अनाउंसमेंट हो गया तो मुख्तलिफ मीटिंग्स और सीरीज़ के बाद 4 अगस्त 1947 को एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसको वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उसके लीगल एडवाइज़र लॉर्ड इसमें थे बलोच की तरफ से, खान ऑफ कल्लात अहमद यार खान और बलोचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर सुल्तान अहमद थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान थे। ये 4 अगस्त 1947 में मीटिंग हुई थी और उसमें ये डील हुई थी कि खान ऑफ कल्लात की स्टेट जो है वो आज़ाद रहेगी और इसमें एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें इसमें ये कहा गया था कि खान ऑफ कल्लात मुख्तलिफ बलोच कबीलों और उनके मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे और उस पर सिग्नेचर हुए थे बाकायदा 4 अगस्त 1947 को। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था खानेत ऑफ कल्लात को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेंट स्टेट के तौर पे और एक रिलेशनशिप ट्रीटी साइन हुई थी। ये भी कहा गया था कि खान ऑफ कल्लात के वो एरिया जो ब्रिटिश ने लीज पे लिए थे 19th सेंचुरी में, उसके बारे में डिस्कशन होगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और खान ऑफ कल्लात के दरमियान लीगली उसके सारे मामला देखे जाएंगे। 12 अगस्त 1947 को खान ऑफ कल्लात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। नवाबजादा मोहम्मद असलम खान इसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने, मिस्टर डगलस फेल फॉरेन मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के कैपिटल कराची में गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए और एक दोस्ती का मुआहिदा भी हुआ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे वापस एग्रीमेंट हुआ और सारे मामलात को एक दूसरे के साथ समझदारी से सॉल्व करने की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें वायोलेशन किया। गवर्नमेंट ऑफ कल्लात स्टेट एक्ट 1947 में नए स्टेट ऑफ बलोचिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर था और 2 असेंबलियां बनाई गई, जिसमें एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस था। अपर हाउस यानी पार्लियामेंट लोकसभा में ट्राइबल चीफ झलवा सारावान और इसके अलावा 46 मेंबर्स इलेक्ट होने थे, जबकि 8 मेंबर लोअर हाउस से सिलेक्ट किए जाने थे और जो लोअर हाउस था उसमें भी 55 मेंबर्स थे, जिसमें 50 मेंबर इलेक्ट होने थे और बाकी 5 खान ऑफ कल्लात नॉमिनेट करेगा। दोनों हाउसेस के इलेक्शन भी फौरन कराए गए और सारे कैंडिडेट इलेक्ट हो चुके थे और पहला सेशन लोकसभा का पार्लियामेंट का बलूचिस्तान का शाही कैंप में 12 दिसंबर 1947 में किया गया और इसके बाद अचानक मामलात ख़राब होते गए और
पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान के एरियाज जो कि लीज के ज़रिए पाकिस्तान ब्रिटिश को दिए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उन सारे इलाकों में एक ज़बरदस्ती का रेफरेंडम कराया। लेकिन उस रेफरेंडम की सब कबीलों ने मुखालफत की, तो इन्होंने रेफरेंडम के एक दिन पहले ही रेफरेंडम का रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया कि ये सब कबीले पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बलोच इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है बलोचिस्तान, उसमें उस ज़माने में बलोचों के पास इतनी फैसिलिटी या आर्मी नहीं थी मूवमेंट की, और ये वो पाकिस्तान के पास बहरहाल एक ब्रिटिश आर्मी थी पंजाबियों की, वो पूरी एक ट्रेंड आर्मी थी जो अभी अभी जंग अजीम वर्ल्ड वार 2 से लड़ के आई थी। उन्होंने उन सबको डरा धमका के अपने साथ शामिल कर लिया, और उसमें ब्रिटिश पूरी सपोर्ट इनको शामिल रही, क्योंकि ब्रिटिश का मकसद था पाकिस्तान बनाने का कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना, ईरान को कंट्रोल करना। तो अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं होता तो मिडल ईस्ट और ईरान और अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता, पाकिस्तान से मिलता ही नहीं। और दूसरा ये होना था कि देयर वाज ए चांस कि रशिया, सोवियत यूनियन इन इलाकों को अपना कब्ज़े में कर ले, या उनके साथ कोई एग्रीमेंट से इन पोर्ट्स को, ग्वादर जैसी पोर्ट को अगर वो कर ले, तो मिडल ईस्ट से पेट्रोल की सप्लाई के लिए ख़तरा बन सकता है। तो ब्रिटिश कभी भी नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान एक आज़ाद स्टेट बने। ब्रिटिश चाहता था शुरू से कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक प्रोविंस बने। और इस सिलसिले में खान ऑफ कल्लात ने काफ़ी कोशिशें की, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलते रहे, और नतीजा ज़ीरो रहा। पाकिस्तान इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम भी है, सामने आया है, जो कि खान ऑफ कल्लात के साथ पाकिस्तान ने एक नेगोशिएशन शुरू की है, और इनकी इंडिपेंडेंट स्टेटस के ऊपर बात की जा रही है। और जो कोयटा और दूसरे एरिया जो इनको लीज पे दिए गए हैं ब्रिटिश को, उसके बारे में है। यूनाइटेड किंगडम का हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान को ये सारी पोजीशन समझाई गई। पाकिस्तान ने खान ऑफ कल्लात को प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। अक्टूबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था, इसने खान ऑफ कल्लात को धमकी भरा ख़त लिखा कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। खान ऑफ कल्लात ने अपनी दोनों पार्लियामेंट के इजलास बुलाए, और दोनों पार्लियामेंट ने यूनानिमसली इसको रिजेक्ट किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते। जब पाकिस्तान ने पॉलिटिकल प्रेशर से नाकाम हुआ तो पाकिस्तान ने अग्रेसिव पॉलिसी शुरू की, और खारान, लसबेला और लसबेला जो खल्लात स्टेट के प्रोविंसेस थे, उनको, उनके जो कबीले के सरदार थे, उनको उकसाया, और उन्होंने कल्लात से आज़ादी का ऐलान कर दिया। और आज़ादी का अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा मकरान जो एक और प्रोविंस था स्टेट ऑफ कल्लात का, उसमें भी यही ड्रामा किया गया, और इन तीनों ने पाकिस्तान के साथ मर्जर का ऐलान किया। अब खान ऑफ कल्लात की स्टेट के चारों तरफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ वफादार आके बैठ गए। और खान ऑफ कल्लात ने बाद में इंटरव्यूज़ में ये सब बताया, अपनी मेमोर में भी खान ऑफ कल्लात ने ये लिखा, और मजबूर किया गया खान ऑफ कल्लात को कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हों। फरवरी 2, 1947 मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि पहले खान ऑफ कल्लात के वकील थे, उन्होंने खान ऑफ कल्लात को एक धमकी भेजी कि हम अब पाकिस्तान इस पे कब्ज़ा कर लेगा अगर तुमने साइन नहीं किए तो। और मजबूरन खान के दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, वहाँ से हम गोरिल्ला वारफेयर शुरू करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन खान के अंदर वो इतनी करेज नहीं आ सकी, और खान ने साइन कर दी एक्सेशन ट्रीटी, और जो फॉरेन मिनिस्टर था डगलस फेल, उसने बलोच स्टेट पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
और पाकिस्तान की फ़ौजें अंदर आ गईं और उन्होंने पसनी, जीवानी और मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़े करके 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान की खान ऑफ कल्लात की स्टेट पे कब्ज़ा कर लिया। खान ऑफ कल्लात इनफ वो ना कर सके करेज अपने अंदर, और वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया बलूचिस्तान के मीर गोस बख्श बजंजो जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो हैरान रह गए कि इतनी आसानी से खान ऑफ कल्लात ने सरेंडर कर दिया, और खान ऑफ कल्लात ने भी अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे। खान ऑफ कल्लात के भाई ने एक छोटी सी रेजिस्टेंस की, मिलिट्री रेजिस्टेंस, और कुछ अरसे तक वो रेजिस्ट करते रहे, लेकिन कुछ ज़्यादा चल नहीं सका और पाकिस्तान ने अपना कब्ज़ा बलूचिस्तान के ऊपर कंसोलिडेट कर दिया। अगर ये नसीर दस्ती साहब लिखते हैं कि अगर खान ऑफ कल्लात ने बहादुरी दिखाई होती तो शायद आज नतीजा दूसरा होता, लेकिन बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की एक कॉलोनी बन चुका है और बलोच उसके लिए आज़ादी की एक लंबी जंग लड़ रहे हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और पाकिस्तान वेस्ट के लिए एक पावरफुल अड्डा है जो उनकी ज़रूरत है। इसलिए हम पाकिस्तान से आगे लड़ ना सके, कि हमें पता था कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान ब्रिटिश की ज़रूरत है, और आज़ाद होने के बावजूद वो ब्रिटिश कॉलोनी है, एक तरह की अमेरिकन कॉलोनी है। अज़ीज़ दोस्तों, ये थी आपके सामने एक ब्रीफ हिस्ट्री, और इसमें एक जगह नसीर दस्ती साहब में बताना भूल गया, ये भी लिखते हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया था 1947 के एंड में, और बलूचिस्तान को लग रहा था कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तो बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गए थे न्यू दिल्ली, और भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से दोस्ती की पेशकश की, और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप करना चाहते हैं। वो उस मकसद से था कि एक तरह से भारत और बलूचिस्तान एक मिल के चलें और एक दूसरे के दोस्त बन के रहें। लेकिन ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हुए, और उन्होंने बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया कि नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये है आपके सामने सारी हिस्ट्री। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।